नमस्कार दोस्तों, आज हम 3 नए आपराधिक कानून के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी होमगार्ड, यूपी पीसीएसजे और पर्सनल लाइफ में यूजफुल रहेंगे। जिसमें फर्स्ट सीरीज है हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS 2023। इसमें प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं पुलिस द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, कोर्ट द्वारा, वकील द्वारा। BNSS में कुल 39 चैप्टर्स अध्याय हैं। यह संहिता पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 का स्थान लेती है। इसकी मुख्य संरचना इस प्रकार है। इसमें कुल अध्याय 39 हैं, कुल धाराएं 531 हैं और 2 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची में यह अपराधों को जमानती और गैर जमानती के रूप में सूचीबद्ध करती है। दूसरी अनुसूची यह जमानत के लिए अनिवार्य शर्त से संबंधित है, यानी ऐसे अपराध जिन्हें अदालत की अनुमति के बिना या कुछ शर्तों पर निपटाया जा सकता है हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, तलाशी, जब्ती और जांच की पूरी प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। फॉरेंसिक जांच, 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है। डिजिटल साक्ष्य को स्वीकार किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है। घोषित अपराधी, फरार अपराधियों की अनुपस्थिति में मुकदमा या फैसला संभव है। महानगरीय क्षेत्र का खात्मा, महानगरीय क्षेत्र और महानगरीय मजिस्ट्रेट का वर्गीकरण समाप्त कर दिया। BNSS और CRPC की तुलना, दंड प्रक्रिया संहिता में 37 अध्याय थे और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 39 अध्याय। दंड प्रक्रिया संहिता में कुल धाराएं 484 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल धाराएं 531 हैं। प्रमुख बदलाव, 11 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 85 में संशोधन हुआ है, 9 को हटाया गया है। यह कानून पूरे भारत में 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो चुका है। प्रमुख घटनाक्रम, प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में BNSS विधेयक पेश किया गया था। वापसी और पुनः प्रस्तुति, पहले विधेयक को वापस ले लिया गया। इसका दूसरा संस्करण BNSS 2 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में पारित BNSS 2 को 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में अगले ही दिन 21 दिसंबर 2023 को मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति की सहमति 25 दिसंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। यह कानून 1 जुलाई 2024 को पूरे भारतवर्ष में प्रभावी रूप से लागू हो गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में टोटल 39 अध्याय हैं, जिसमें प्रथम अध्याय है प्रारंभिक, धारा 1 से 5 तक। सेकंड अध्याय दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, सेक्शन 6 से 20 तक। तीसरा अध्याय न्यायालयों को शक्ति, धारा 21 से 29 तक। अध्याय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता, धारा 30 से 34। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, धारा 35 से 62। अध्याय 6 उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, धारा 63 से 93। समन 63 से 71, वारंट 72 से 83, कुर्की 84 से 89 धारा में है। अध्याय 7 चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। अध्याय 8 कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की और संप्रहण के लिए प्रक्रिया, धारा 111 से 124। अध्याय 9 परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, धारा 125 से 143।
अध्याय 10 पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, धारा 144 147। अध्याय 11 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, धारा 148 से 167। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 12 पुलिस का निवारक कार्य, सेक्शन 168 से 172। पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां, सेक्शन 173 से 196। अध्याय 14 जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता, सेक्शन 197 से 209। अध्याय 15 कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, सेक्शन 210 से 222। अध्याय 16 मजिस्ट्रेटों से परिवाद, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, सेक्शन 223 से 226। अध्याय 17 मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना, सेक्शन 227 से 233। अध्याय 18 आरोप, चार्जेस, सेक्शन 234 से 247। अध्याय 19 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, सेक्शन 248 से 260। अध्याय 20 मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण, सेक्शन 261 से 273। अध्याय 21 मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों का विचारण, सेक्शन 274 से 282। अध्याय 22 संक्षिप्त विवरण, समरी ट्रायल्स, सेक्शन 283 से 288। अध्याय 23 सौदा अभिभाग, सेक्शन 289 से 300। इसमें कारागारों में परिरुद्ध और निरुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति, सेक्शन 301 से 306 तक। अध्याय 25 जांचों और विचारणों, सेक्शन 307 से 336। 26 जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, धारा 337 से 366। अध्याय 26 जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, सेक्शन 337 से 366। अध्याय 27 विकृत चित्र अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध, धारा 367 से 378। अध्याय 28 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध, सेक्शन 389, सेक्शन 379 से 391। अध्याय 29 निर्णय, जजमेंट, धारा 392 से 406। मृत्युदंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रयुक्त मृत्युदंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, सेक्शन 407 से 412। अध्याय 31 अपील, 413 से 435। अध्याय 32 निर्देश और पुनरीक्षण, धारा 436 से 445। अध्याय 33 आपराधिक मामले। अध्याय 33 आपराधिक मामलों का अंतरण, सेक्शन 446 से 452। अध्याय 34 दंडादेश का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण, सेक्शन 453 से 477। और वन। अध्याय 35 जमानत और बंध पत्रों के बारे में उपबंध, प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड। अध्याय 36 संपत्ति का बयान, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 497 से 505। अध्याय 37 अनियमित कार्यवाहियां, सेक्शन 506 से 512। अध्याय 38 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा।
अध्याय 39 प्रकरण मिसलेनियस, धारा 520 से 531। धारा सेक्शन फर्स्ट में है। अध्याय फर्स्ट में प्रारंभिक। धारा फर्स्ट संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा सेकंड में परिभाषाएं। धारा थर्ड में निर्देश का अर्थ। धारा थर्ड में निर्देशों का अर्थ लगाना। धारा 4 में भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार। और धारा 5 व्यावृत्ति। धारा सेकंड में परिभाषा है। धारा सेकंड सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1V में जमानत बेल की परिभाषा दी गई है। जमानत किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। 21C जमानती अपराध बेल ऐसा अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दर्शाया गया है। अजमानती अपराध ऐसे अपराध जो प्रथम अनुसूची में या अन्य विधि के तहत जमानती अपराध के रूप में वर्णित नहीं है। सेक्शन 21D जमानत पत्र बेल बॉन्ड बंद पत्र में प्रतिभूति के बिना ऐसे छोड़े जाने के लिए वैयक्तिक बंद पत्र या वचन पत्र अभिप्रेत है। सेक्शन 21F आरोप चार्ज है। आरोप का निर्धारण न्यायालय करता है। सेक्शन 21G संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। पुलिस को पावर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। सेक्शन 21H परिवाद कंप्लेंट शिकायत है, मौखिक या लिखित, लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। सेक्शन 21I इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेलीफोन मोबाइल कंप्यूटर की परिभाषा है। सेक्शन 21J उच्च न्यायालय की परिभाषा। सेक्शन 21K जांच इंक्वायरी ट्रायल इंक्वायरी मजिस्ट्रेट व न्यायालय द्वारा एक न्यायिक प्रक्रिया है। मजिस्ट्रेटों द्वारा जांच इस उद्देश्य प्रथम दृष्टया मामले प्राप्त करने के लिए है। सेक्शन 21L इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है या मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य एकत्र करना। सेक्शन 21M न्यायिक कार्यवाही जुडिशियल प्रोसीजर। सेक्शन 21M न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही आती है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। सेक्शन 21H सेक्शन 21N स्थानीय अधिकारिता लोकल जुरिडिक्शन। सेक्शन 21O असंज्ञेय अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है, जमानतीय व सामान्य प्रकृति है, निजी गलतियां होती हैं। सेक्शन 21P अधिसूचना नोटिफिकेशन। सेक्शन 21Q अपराध। सेक्शन 21R पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। सेक्शन 21S स्थान गृह भवन तंबूयान जलयान। सेक्शन 21T पुलिस रिपोर्ट पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट है। सेक्शन 21V पुलिस थाना किसी चौकी या स्थान को पुलिस थाना घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार को है। किसी चौकी या स्थान को पुलिस थाना घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार को है। सेक्शन 21V लोक अभियोजक धारा 18 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति भी है। सेक्शन 21W उपखंड सब डिवीजन। सेक्शन 21X
समन मामले जो वारंट मामले नहीं हैं। सेक्शन 21Y पीड़ित। सेक्शन 21Z वारंट मामले। वारंट मामलों में मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास दंडनीय अपराध से संबंधित है। सेक्शन 21Z वारंट मामले। वारंट मामले मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास दंडनीय अपराध से संबंधित हैं। अध्याय सेकंड में दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। सेक्शन 6 दंड न्यायालयों के वर्ग। उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। एक जनपद आपराधिक न्यायालय की संख्या 4 होती है। भारत में सबसे बड़ा आपराधिक मामलों का न्यायालय उच्च न्यायालय है। सेक्शन 21A। सेक्शन 7 में प्रदेशिक खंड। प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा कि परिवर्तन राज्य सरकार उच्च न्यायालयों के परामर्श के पश्चात करती है। सेक्शन 8 सेशन न्यायालय। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। धारा 8 सेशन न्यायालय। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगा। सत्र न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। सेक्शन 8(1) राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। सेक्शन 8(2) सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। सेक्शन 8(3) उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का उपयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। एडिशनल सेशन। सेक्शन 9 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। सेक्शन 9(1) एक जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। सेक्शन 10 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। सेक्शन 10 का अब सबसेक्शन 1 प्रत्येक जिले में उच्च न्यायालय एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। सेक्शन 2 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी शक्तियां रखेगा जो निर्देशित की जाएंगी उच्च न्यायालय द्वारा। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 3 न्यायिक मजिस्ट्रेट। सेक्शन 11 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय करता है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होती है। सेक्शन 12 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय अधिकारिता। सेक्शन 13 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अधीनस्थ होना। सेक्शन 14 कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सेक्शन 15 नियुक्ति पुलिस अधिकारी जो एसपी की रैंक के नीचे का ना हो। सेक्शन 16 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। सेक्शन 17 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। सेक्शन 18 लोक अभियोजक। लोक अभियोजक की नियुक्ति केंद्र व राज्य सरकार द्वारा की जाती है 7 ईयर्स अधिवक्ता के रूप में। विशेष लोक अभियोजक एक्सपीरियंस 10 वर्ष विधि व्यवसाय का होना चाहिए। सेक्शन 19 सहायक लोक अभियोजक। सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति
सेक्शन 20 अभियोजन निदेशालय। अभियोजन निदेशालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। सेक्शन 20 के सब सेक्शन 2A अभियोजक, सेक्शन 20 सेक्शन 20 के सब सेक्शन 2A अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप निदेशक की नियुक्ति अनुभव 15 वर्ष अधिवक्ता के रूप में रहा हो। सेक्शन 22 सेक्शन 20 के सब सेक्शन 2V अभियोजन सहायक निदेशक एक्सपीरियंस 7 वर्ष का अधिवक्ता हो। की शक्ति धारा 21 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। धारा 22 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। धारा 23 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। धारा 24 जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। धारा 25 एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। धारा 26 शक्तियां प्रदान करने का ढंग। धारा 27 नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। धारा 28 शक्तियों को वापस लेना। धारा 29 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियां उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया। अध्याय 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। सेक्शन 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। धारा 31 जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। प्रत्येक व्यक्ति किसी अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को पर्याप्त सहायता करने के लिए बाध्य है। पकड़ना, भागने से रोकना, परिशांति भंग का निवारण या दमन, किसी लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण। सेक्शन 32 पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। धारा 33 कुछ अपराधों की इतला का जनता द्वारा दिया जाना। जनता द्वारा कुछ अपराधों के होने की सूचना मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे देने का दायित्व है। धारा 34 में ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी। सेक्शन 35 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। नंबर फर्स्ट, जब पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित किया जाता है। सेकंड, जब 7 वर्ष या उससे कम दंड के दंडनीय कोई संज्ञेय अपराध या वह उद्घोषित अपराधी या जबकि उसके कब्जे में कोई चुराई हुई संपत्ति प्राप्त की जाती है या पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों में बाधा उत्पन्न करता है या सशस्त्र बल का भगोड़ा है या विदेश में कोई ऐसा कार्य करता है जो यदि भारत में करता तो अपराध होता, या धारा 394 सबसेक्शन 5 के अधीन शर्त को भंग करता हो या युक्ति युक्त संदेह। सेक्शन 35 के सबसेक्शन 3 गिरफ्तारी के पहले पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना जारी करने का प्रावधान करता है। सेक्शन 35 के सबसेक्शन 7 कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है, ऐसा व्यक्ति जो शिथिलांग या 60 वर्ष से अधिक आयु का है, ऐसे अधिकारी जो पुलिस उप निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का ना हो की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। सेक्शन 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का कर्तव्य। सेक्शन 36A अधिकारी गिरफ्तारी करते समय अपने नाम की सही स्पष्ट पहचान धारण करेगा। सेक्शन 36B प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा। 36C गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या मित्र को अपनी गिरफ्तारी के बारे में बताने का
अधिकार है। सेक्शन 37 पदाभिहित पुलिस अधिकारी। प्रत्येक जिले या पुलिस स्टेशन में आम जनता को गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति। सेक्शन 37A राज्य सरकार प्रत्येक जिला व राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी। सेक्शन 38 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। सेक्शन 39 नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। सेक्शन 40 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय या अजमानती अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराधी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा या करवा सकेगा, और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक विलंब के 6 घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। सेक्शन 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। सेक्शन 42 सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तार से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है। सेक्शन 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। धारा 35 से 41 के बीच के अपराध में। नेक्स्ट धारा 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। सेक्शन 43 के सबसेक्शन 1 किसी पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करती है। सेक्शन 43 के सबसेक्शन 2 गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक एवं साधनों को प्रयोग में ला सकते हैं। सेक्शन 43 का 3 सबसेक्शन गिरफ्तारी करते समय कोई पुलिस अधिकारी हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है आदतन अपराधी, अभिरक्षा से फरार अपराधी, संगठित अपराध के लिए या आतंकवादी, औषध संबंध अपराध, अस्त्र शस्त्र के अवैध कब्जे, हत्या, बलात्कार, अम्लीय मामले, सिक्के करेंसी, मानव व्यापार, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध में हथकड़ी का उपयोग किया जा सकता है। सेक्शन 44 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। सेक्शन 44 के सबसेक्शन 5 में असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। वह महिला पुलिस अधिकारी निम्न की पूर्ण अवज्ञा प्राप्त करेगी। प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी। सेक्शन 45 अन्य अधिकारियों में अपराधियों का पीछा करना। पुलिस अधिकारी ऐसी किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। धारा 46 अनावश्यक अवरोध करना। धारा से किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इतला दी जाना है। नेक्स्ट धारा 48 गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदारों या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। धारा 49 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी दी गई। धारा 50 आक्रामक आयुधों की अभिग्रहण करने की शक्ति। धारा 51 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। सेक्शन 51 के सबसेक्शन 1 में चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा के लिए अनुरोध किया जाएगा। पुलिस अधिकारी जो एसआई से पंक्ति से नीचे का ना हो।
सेक्शन 51 का सब सेक्शन 2, महिला की शारीरिक परीक्षा केवल महिला डॉक्टर ही से कराई जाएगी। सेक्शन 51 का सब सेक्शन 3, आरएमपी परीक्षण रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेजेगा। सेक्शन 52, अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, आरएमपी व्यक्ति के बिना विलंब की परीक्षा के एक रिपोर्ट तैयार करेगा। अभियुक्त का नाम, पता, आयु, शरीर पर उपहति का चिन्ह आदि कोई हो। डीएनए प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्ण। नोट: आरोपी का पहचान चिन्ह चिकित्सा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में दर्ज नहीं कर सकता। सेक्शन 53, गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। सेक्शन 53 फर्स्ट, गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है, वहां उसके शरीर की परीक्षा केवल महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी। सेक्शन 54, गिरफ्तार व्यक्ति की शनाख्त। सेक्शन 55, जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्ति करता है तो वह तब प्रक्रिया। सेक्शन 56, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान करती है। अभियुक्त की अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य। 57, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस के थाने में बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाना। धारा 58, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। धारा 59, पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। धारा 60, पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। धारा 61, निकल भागने पर पीछा करने या फिर पकड़ लेने की शक्ति। अभिरक्षा से भागा हुआ या छुड़ा लिया गया व्यक्ति पुलिस उसका तुरंत पीछा कर सकती है और भारत के किसी स्थान से उसे गिरफ्तार कर सकती है। धारा 62, गिरफ्तारी की कठोरता पूर्वक संहिता के अनुसार ही किया जाना है। अध्याय 6, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। धारा 63, समन का प्रूफ। सेक्शन 63 के सब सेक्शन फर्स्ट, न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप से और दी 2 प्रतियों के। सेक्शन 63 के सब सेक्शन 1, न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में तथा न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित और न्यायालयों की मुद्रा लगी हुई होनी चाहिए। धारा 63 में समन है। प्रत्येक समन की तालीम पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा जिसने समन जारी किया है। धारा 63 में समन का प्रूफ। सेक्शन 63 के फर्स्ट, न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप से और 2 प्रतियां तथा न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगी हुई होनी चाहिए। प्रत्येक समन की तालीम पुलिस अधिकारी द्वारा दी जाती है या उस न्यायालय द्वारा जिसने समन जारी किया है। सेक्शन 64, समन की तामील कैसे दी जाए। सेक्शन 65, निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन का तामील। सेक्शन 66, जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब तामील। सेक्शन 67,
जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तमिल ना की जा सके तब प्रक्रिया। धारा 68 सरकारी सेवक पर तमिल। धारा 69 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तमिल। धारा 70 ऐसे मामले में जब तमिल करने वाले अधिकारी उपस्थित ना हो और तमिल का। धारा 72 गिरफ्तारी के वारंट का प्रूफ और अवधि। सेक्शन 72 के फर्स्ट न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक वारंट लिखित में होगा। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होंगे, उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। सेक्शन 72 के सेकंड में एक वारंट किस अवधि तक कार्यवाही का। सेक्शन 72 के सेकंड में एक वारंट किस अवधि तक कार्यकारी रहता है, जब तक कि तमिल ना हो या बातिल ना कर दिया जाए। 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना विलंब किए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। एक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा भारत में कहीं भी। धारा 84 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा 30 दिन में न्यायालय में प्रवेश अवैधानिक। धारा 85 फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्की। उद्घोषणा के पश्चात या उद्घोषणा के साथ साथ। धारा 86 उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। धारा 86 धारा 87 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। कुर्की के बारे में दावा और आपत्तियां कुर्की की तारीख से 6 माह के अंदर की जा सकेगी। धारा 88 कुर्की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय या वापस करना। सेक्शन 88 के 3 में कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश की अपील, जहां प्रथम उल्लंघित न्यायालय के दंडादेशों से सामान्यतः अपीलें होती हैं। धारा 91 हाजिरी के लिए बंधपत्र लेने की शक्ति। धारा 92 बंधपत्र या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी का प्रावधान किया जाएगा। धारा 92 हाजिरी का बंधपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। अध्याय 7 में चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेश का है। धारा 94 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। धारा 96 तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, केवल जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जा सकता है। कोई भी न्यायालय जारी कर सकता है। डाकघर के तलाशी वारंट जिला मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है। धारा 97 उस स्थान की तलाश जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कुट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेश है। उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कुट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। जारी करने का अधिकार डीएम, एसडीएम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम द्वारा है। धारा 98 राज्य सरकार किसी समाचार पत्र या पुस्तक या किसी दस्तावेज को जब्त किया जाना। धारा 100 संदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदृश है। सदोष परिरुद्ध तलाशी के लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति प्राप्त है जिला मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को।
धारा 101 एक अपहृत बालिका को उसके विधिपूर्ण भार साधक को वापस कर दिए जाने हेतु शपथ पर परिवाद किए प्रस्तुत किया जा सकता है। डीएम, एसडीएम और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को धारा 103 के फर्स्ट में बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति को तलाशी लेने देने के लिए प्रावधान करता है। धारा 104 अधिकारिता से परे तलाशी में पाई गई चीजों का बयान। धारा 105 श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना। धारा 106 कुछ संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। चुराई गई संपत्ति को अभिग्रहित करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है। धारा 108 मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। अध्याय 8 में कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की संपहरण के लिए प्रक्रिया। धारा 111 में परिभाषाएं। धारा 112 में भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के लिए समक्ष। 112 में धारा 112 भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम पदाधिकारी को अनुरोध पत्र। धारा 118 इस अध्याय के अधीन अभिगृहित या समर्थ संपत्ति का प्रबंध। न्यायालय उस क्षेत्र के जहां संपत्ति स्थित है जिला मजिस्ट्रेट को अन्य किसी अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किया कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 125 दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। सेशन न्यायालय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय दोष सिद्ध का दंडावेश देते समय आदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति 3 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए परिशांति कायम रखने के लिए बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करे। धारा 127 कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से न्यायालय द्वारा सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जाती है। धारा 126 अन्य स्थिति में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति का उपबंध है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकतम कितने अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश किया जा सकता है, तो 1 साल। धारा 128 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। संदिग्ध व्यक्तियों में सदाचार के लिए प्रतिभूति 1 वर्ष के लिए शक्ति कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है। धारा 129 कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभ्यासिक आदतन अपराधियों से सदाचार बनाए रखने के लिए 3 वर्ष सदाचार के जमानत पत्र निष्पादित करने की अवधि है। धारा 129 में वर्णित है निम्नलिखित एक्ट के अधीन अपराधों के मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, विदेशी विषयक एक्ट 1956, कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट 1952, आवश्यक वस्तु एक्ट 1955, सीमा शुल्क एक्ट 1962, खाद्य सुरक्षा और मानक एक्ट 2006। धारा 135 इतला की सच्चाई के बारे में जांच। नेक्स्ट अध्याय 10 पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। धारा 144 पत्नी को संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। धारा 145 में प्रक्रिया। धारा 146 में भत्ते में परिवर्तन। धारा 147 में भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन।
अध्याय 11 में है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने। धारा 148 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। धारा 149 में जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का उपयोग करना। धारा 150 में जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। धारा 151 में पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। अध्याय 12 में है पुलिस का निवारक कार्य। धारा 168 में पुलिस के संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। धारा 169 में संज्ञेय अपराधों के लिए जाने की परिकल्पना की इतला। धारा 171 में लोक संपत्ति की हानि का निवारण। अध्याय 13 में है पुलिस को इतला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां। धारा 173 में संज्ञेय मामलों में इतला। धारा 174 में असंज्ञेय मामलों के बारे में इतला और ऐसे मामलों का अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन। धारा 175 में संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी को शक्ति। धारा 176 में अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रक्रिया। धारा 170 में रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। धारा 178 में इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। धारा 179 में साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 203 यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। अध्याय 15 में कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्त। धारा 210 मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान। धारा 211 अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। धारा 212 मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। अध्याय 17 मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। धारा 227 में आदेशिकाएं का जारी किया जाना। धारा 228 में मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी अभिमुक्ति दे सकता है। धारा 229 में छोटे अपराधों के मामले में विशेष शमन। अध्याय 18 में आरोप। धारा 234 में आरोप की अंतवस्तु। धारा 235 में समय स्थान और व्यक्ति की विशिष्टियां। धारा 235 में समय स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां। धारा 236 में कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। अध्याय 19 में सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। धारा 249 अभियोजन के मामले में कथन का आरंभ। धारा 252 दोषी होने के अभिवचन। धारा 254 अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा 255 दोष मुक्ति। धारा 257 बहस। अध्याय 20 मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण। धारा 261 में धारा 267 अभियोजन का साक्ष्य। धारा 270 प्रतिरक्षा का साक्ष्य। धारा 271 दोष मुक्ति। अध्याय 21 मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण। धारा 274 अभियोग का सारांश बताया जाना। धारा 275 दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्ध। अध्याय 22 में संक्षिप्त विवरण। अध्याय 22 में संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। अध्याय 23 सौदा।
अभिभाग। अध्याय 289 में अध्याय 24 कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। धारा 302 बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति। धारा 305 बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना, जांचों और विचारणों में साक्ष्य। धारा 307 में न्यायालयों की भाषा। धारा 308 साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिए जाना। धारा 309 समन मामलों और जांचों में अभिलेख। धारा 310 वारंट मामलों में अभिलेख। धारा 311 में सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणा में अभिलेख। धारा 312 में साक्ष्य के अभिलेख की भाषा। धारा 313 में जब ऐसा साक्ष्य पूरा हो जाता है तब उसके संबंध में प्रक्रिया या विचारणा में पुनः चालू करना। अध्याय 28 में न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। धारा 380 में अपील। धारा 381 में खर्चे का आदेश देने की शक्ति। धारा 382 में जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया। अध्याय 29 में निर्णय अपील। धारा 392 में निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु। धारा 395 में प्रतिकर देने का आदेश। धारा 396 में पीड़ित प्रतिकर स्कीम। धारा 397 में पीड़ितों का उपचार। धारा 398 में साक्षी संरक्षण स्कीम। और अध्याय 30 में है मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। धारा 407 में सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। धारा 408 में अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य के लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। अध्याय 31 में अपीलें हैं। धारा 413 में जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो किसी अपील का ना होना। धारा 415 में दोष सिद्ध की अपील। धारा 417 में छोटे मामलों में अपील ना होना। धारा 423 में अपील की अर्जी। अध्याय 32 में निर्देश और पुनरीक्षण। धारा 436 में उच्च न्यायालय को निर्देश। धारा 437 में उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामलों को निपटाना की शक्तियाँ। नेक्स्ट अध्याय 33 में आपराधिक मामलों का अंतरण। धारा 440 में मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। अध्याय 34 में दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। धारा 453 में धारा 409 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन। धारा 454 में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन। धारा 455 में उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना। धारा 456 में गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड का मुलतवी किया जाना। धारा 457 में कारावास का स्थान नियल करने की शक्ति। धारा 458 कारावास के दंडादेश का निस्तावन। धारा 459 में निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। धारा 460 में वारंट किसको सौंपा जाएगा।